हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर कॉस्टिंग के एमसीक्यूज करने वाले हैं कवर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मॉक टेस्ट का वो मांग रहे थे, क्या बोलते हैं, लिंक। तो आप आरपी एकेडमी की वेबसाइट पर क्लिक करोगे ना, तो टेस्ट सीरीज आपको डायरेक्टली वहीं पर मिल जाएगी, या तो फिर आप सीधे एप्लीकेशन पर जाओगे और एप्लीकेशन से भी आपको टेस्ट सीरीज वाले टैब में दो मॉक टेस्ट सीरीज मिलती हैं। फेज 2 ही वाला खरीदना, फेज 1 ऑफ कोर्स ओवर हो चुका है, तो गलती से फेज 2 मत खरीद, फेज 1 प्लस फेज 2 मत खरीद लेना। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, आज हम कवर करेंगे। तो ऑफ कोर्स ये भी बहुत टफ टॉपिक्स आपके नहीं है, तो यहाँ से भी इतने टफ क्वेश्चंस आपके नहीं बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। In the preparation of a cost sheet under unit costing, which of the following is treated as a direct expense? Factory rent, cost of special molds, designs for a specific product, salary of factory manager, depreciation of plant और sales commission। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि जब हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं, तो कॉस्ट शीट बनाते टाइम पर हमारे पास में डायरेक्ट एक्सपेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर हमारे पास में डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कि हमारे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा होते हैं। ठीक है, जिनको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई करते हैं जब हमें एक स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट निकालनी है। यूनिट कॉस्टिंग क्या है, जैसे हमने यहाँ पर ब्रिक्स बनाई, तो हमने एक साथ लेटर से 10,000 ब्रिक्स बना दी, और 10,000 ब्रिक्स बनाने में 100 रुपीज लगे, तो हर एक ब्रिक बनाने में 10 रुपीज लगे, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मोल्ड या डिजाइन अपना क्रिएट कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ स्पेशल मोल्ड्स या डिजाइन जो है वो हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर फैक्ट्री रेंट की, तो फैक्ट्री रेंट क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि रेंट जो है वो ओवरऑल आपकी बिल्डिंग को कवर करता है, जहां बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सैलरी अगर हम बात करें फैक्ट्री मैनेजर की, तो वो हमारे पास में क्या होगी, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड होगी अगेन, क्योंकि मैनेजर सुपरवाइज कर रहे हैं पूरे के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को। डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपका अगेन फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर आएगा, और सेल्स कमीशन यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंडर आ जाता है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड देन प्राइम कॉस्ट होती है आपकी डायरेक्ट लेबर, मटेरियल और एक्सपेंसेस का यहाँ पर सब। ठीक है, क्लियर है आपको। तो देखो यहाँ पर वही सेम चीज आपको बोली गई है, कॉस्ट ऑफ स्पेशल मोल्ड, डिजाइन या रॉयल्टीज हमारी पर यूनिट प्रोड्यूस यहाँ पर पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 500,000, डायरेक्ट लेबर 300,000, direct expenses 50,000, factory overheads 100% of direct labor, opening work in progress 20,000, closing work in progress 30,000। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हमारे पास में फैक्ट्री कॉस्ट कितनी होगी। तो हमें मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर करेंगे। तो ये कितने आ गए आपके, 5 लाख, 3 लाख और 50,000, 8.5 लाख आ गए। ठीक है, 8,50,000 हो गया। देन वी विल गो फॉर प्राइम कॉस्ट, हमारी 8,50,000 है। अब नाउ वी हैव टू ऐड यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ये बोल रहे हैं इट इज 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर इज 300,000, तो ये भी हमारे पास 300,000 हो जाएगी, राइट। अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट अगर हम निकालते हैं, तो ये हमारे पास कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में हमने देखा फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं। अब अगर मैं सम करूंगी प्राइम कॉस्ट का और फैक्ट्री ओवरहेड्स का, तो ये कितना आ गया, 8,50,000 प्लस 300,000, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 11,50,000, दैट इज 11,50,000 हो गया। अब यहाँ पर 11,50,000 के अलावा we have to calculate net factory cost, then how we are going to calculate it, so we will see कि हमारी opening work in progress क्या है, जो कि हमारे पास 20,000 है, right, and then closing work in progress हमारे पास कितनी है, 30,000 है। तो एडजस्टमेंट अगर हमें करनी होगी तो 10,000 की करनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में नेट फैक्ट्री कॉस्ट हमारे के लिए कितनी आएगी, तो यहाँ पर 1,50,000 टू प्लस 20,000 माइनस आपका 30,000, वही होता है ना ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका
प्लस यहाँ पर आपके पास में कितना आ जाएगा आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप एक बार सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ स्क्रैप अराइजिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके साथ में क्या होगा। एडेड टू सेल्स रेवेन्यू, डिडक्टेड फ्रॉम प्राइम कॉस्ट, डिडक्टेड फ्रॉम फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इग्नोर्ड। अब देखो यहाँ पर आपसे किसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर स्क्रैप की बात हो रही है। अब आपको पता है कि अगर हमने आयरन नेल्स बनाई हैं और वो खराब हो गई तो हम उसको लोहे में बेच सकते हैं। प्लास्टिक लोहे ऐसे होता है ना, स्क्रैप जो होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में स्क्रैप जो होता है वो एक इंसिडेंटल रेजिड्यू होता है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बचा। ठीक है, जैसे कि मेटल शेविंग्स हो गई, वुडन चिप्स हो गई, क्लॉथ ट्रिमिंग्स हो गई। तो ये जो स्क्रैप होता है ये हमारा फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, फैक्ट्री के अंदर जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो हमारे पास जो रिकवरी वैल्यू होगी वो फैक्ट्री कॉस्ट में से रिडक्शन होती है। ठीक है, तो ये हम अपनी कॉस्ट शीट में कैसे दिखाते हैं। प्राइम कॉस्ट सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और आपका यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। इसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट है वो, और सेल ऑफ स्क्रैप जो होगी वो अमाउंट आपकी जब मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप आपके यहाँ पर जो बेसिकली जो स्क्रैप आपका मैन्युफैक्चर था उसको बेचने में जो कॉस्ट लगी उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स में से। ठीक है, ताकि हमें नेट फैक्ट्री कॉस्ट पता चल पाए। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में जब हमें फैक्ट्री ओवरहेड से डिडक्ट करना है तो ये तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अदरवाइज भी यहाँ पर अगर हमारे पास में स्क्रैप होता है तो उसको हम मटेरियल कॉस्ट से डिडक्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर यहाँ पर जो वैल्यू है स्क्रैप की बहुत नेग्लिजिबल है या फिर एबनॉर्मल स्क्रैप आया ड्यू टू नेग्लिजेंस, तो यहाँ पर इसको हम अदर इनकम की तरह शो कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर बात करें प्राइमरी कॉस्ट से डिडक्ट करने की तो प्राइम कॉस्ट से डिडक्ट कब हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया। तो ओवरऑल हमारे पास में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिडक्ट कर रहे हैं हमारे फैक्ट्री ओवरहेड से। प्राइम कॉस्ट में से हम कब कर सकते हैं इसको, बिल्कुल नहीं कर सकते। सेल्स रेवेन्यू में हम इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम तब इसको ले सकते हैं जब हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ और फिर जो स्क्रैप बचा वो हमने बेच दिया। समझ में आ गया, तो हम इसको अदर इनकम ओवरहेड के अंदर ले जा सकते हैं। Which of the following items is excluded from the cost sheet entirely? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आइटम ऐसा है जो कि आप एक्सक्लूड कर सकते हैं कॉस्ट शीट में से entirely। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिबेंचर्स, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ नॉर्मल डिफेक्ट्स। तो बताओ इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। एक कॉस्ट शीट हम क्यों बनाते हैं, हम इसलिए बनाते हैं ताकि यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट है प्रोडक्शन का और सेल्स का वो हम असरटेन कर पाए, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आइटम्स हमारे प्योरली फाइनेंशियल होते हैं नेचर में, असेंशियली उनको हमें क्या करना होता है, अप्रोप्रिएशन करना होता है उसका प्रॉफिट, या फिर ठीक है। तो यहाँ पर या तो हमें प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन करना है या तो फाइनेंशियल चार्जेस का, जिनको हमें एक्सक्लूड करना है कॉस्ट अकाउंट से डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिबेंचर। तो ये एक प्योरली आपका फाइनेंशियल चार्ज है जिसको हम यहाँ पर बेसिकली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ना कि कॉस्ट शीट में, राइट। इसके अलावा इनकम टैक्स हो सकता है, डिविडेंड्स आपके हो सकते हैं, पेनल्टीज हो सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की, तो ये तो हमारी एक लेजिटिमेट ऑपरेटिंग कॉस्ट है। क्यों, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आती है ये आपकी। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे प्राइमरी पैकिंग मटेरियल की, तो आप देखेंगे जो पैकिंग है वो नेसेसरी है कि हम यहाँ पर होल्ड करें प्रोडक्ट को, जैसे टूथपेस्ट ट्यूब होती है, जैमिंग बॉटल होती है, तो ये हमारे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आ गए। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हमारी कौन सी है, जो कॉस्ट हमारी इनकर हुई ताकि हम इम्प्रूव करें प्रोसेसेस को या प्रोडक्ट्स को, जो कि जनरली चार्ज किए जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। ठीक है, एस यहाँ पर हमारे पास में हम इनको क्या करते हैं,
या तो अमोर्टाइज कर देते हैं। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो नॉर्मल डिफेक्ट्स होते हैं वो एक नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंडर आते हैं एंड ये हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। समझ में आया? तो हमें कॉस्ट शीट में से इनको सबको डायरेक्टली यहाँ पर एक्सक्लूड करना होता है। जो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होते हैं, रेस्ट चीजें जो हैं वो हमें इंक्लूड करनी होती हैं। ओके, समझ में आ गया? तो ए सी डी और ई आपका, सॉरी बी सी डी और ई क्या होगा आपका इंक्लूड होगा, केवल ए यहाँ पर आपका एक्सक्लूड होगा। नेक्स्ट लगाते हैं। अब ये बोल रहे हैं एनुअल डिमांड फॉर अ कंपोनेंट इज 24,000, सेटिंग अप अ बैच कॉस्ट 120, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट इज 20, कैरिंग कॉस्ट आपकी 12% पर एनम है। तो ईबीक्यू क्या होगा? अब ईबीक्यू कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, 2 इंटू डी इंटू एस अपॉन सी इंटू आई, राइट? तो यहाँ पर डी क्या है आपकी? एनुअल डिमांड। अब एनुअल डिमांड कितनी थी आपकी? एनुअल डिमांड है आपकी 24,000 यूनिट्स। सेटअप कॉस्ट आपकी एस से सिग्निफाई करते हैं, तो यहाँ पर कितनी है आपकी पर बैच? 120 है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट कितनी है? 20 रुपीज है पर यूनिट। और आपकी कैरिंग कॉस्ट पर एनम कितनी हो जाएगी? ये आपकी 12% दे रखी है, जिसको हम 0.12 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो कैरिंग कॉस्ट निकालनी होगी। तो कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं 0.12 को मल्टीप्लाई करूंगी 20 के साथ में, तो ये हमारे पास 2.40 आ जाएगा। अब ईबीक्यू निकालना था, तो मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था? √2ds अपॉन सी इंटू आई, राइट? तो अब आप इसमें वैल्यूज को डायरेक्टली पुट करोगे, तो अंडर रूट आपके पास में 2 इंटू 24,000 जो हमारी एनुअल डिमांड है इंटू 120 अपॉन आपका क्या आ जाएगा? अपॉन आपका 2.40 आ जाएगा, जो कि कैरिंग कॉस्ट इंटू आई हमारा आया था। तो यहाँ पर आपका आंसर कुछ कुछ आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना कि आपका आंसर जो है वो कितना आ रहा है। तो 154 यूनिट 9 यूनिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही कुछ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड है। एक बार फटाफट से ना आप लोग अब ऑप्शंस खुद से पढ़ना, बस मैं इसको जल्दी जल्दी आपको समझाते हुए जाऊंगी ताकि मेरा दिमाग कॉन्सेप्ट पर ज्यादा लगे। तो जॉब कॉस्टिंग आपकी ज्यादा सुटेबल किस लिए होती है? इनमें से बताओ क्या आंसर होना चाहिए आपका? तो इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ फर्नीचर मेकिंग के लिए जॉब कॉस्टिंग हम कब यूज करते हैं? जब हमें स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स बनाने होते थे, है ना? तो यहाँ पर जनरल स्टॉक नहीं होता है, तो हर एक जॉब अपने आप में यूनिक होती थी, अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती थी, और कॉस्ट हम यहाँ पर ट्रैक करते हैं सेपरेटली हर एक इंडिविजुअल असाइनमेंट के लिए। तो इंटीरियर डेकोरेशन में हम क्या करते हैं? जॉइंट कॉस्टिंग यहाँ पर, सॉरी जॉब कॉस्टिंग यहाँ पर यूज करते हैं। तो हमारे पास में हर एक प्रोजेक्ट यूनिक रहेगा। जैसे कि वार्डरोब बनवाई किसी क्लाइंट ने, तो वो अलग होगी डायमेंशंस में, मटेरियल में, डिजाइन में, सब चीजों में, तो हम उसको अलग से लेकर चलेंगे। सीमेंट इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है आपकी? प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि प्रोडक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है और प्रोडक्ट आपका स्टैंडर्डाइज्ड है। शुगर इंडस्ट्री किससे रिलेटेड होगी आपकी? अगेन प्रोसेस कॉस्टिंग से, राइट? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किससे रिलेटेड होगी? तो यहाँ पर बैच में बनती है दवाइयां, बैचेस में बनती है ना। एक आपका यहाँ पर अगर आप स्टॉक बनाओगे तो एक बैच बनेगा, तो हमारे पास ये आ जाती है किसके अंडर? आपकी बैच कॉस्टिंग के। और पावर जनरेशन किसके अंडर आ जाएगी? तो हम इसे ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग के अंडर ले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास फोकस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस रहता है, जैसे कि कॉस्ट पर किलोवाट आवर, राइट? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये जॉब कॉस्टिंग में अगर एक स्पेसिफिक जॉब में रेक्टिफिकेशन करने हैं डिफेक्टिव वर्क जो हुआ था, क्योंकि स्ट्रिक्ट कस्टमर स्पेसिफिकेशंस हैं और ये एक नॉर्मल अकरेंस नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे? देखो, अगर हमें ट्रीटमेंट करना होता है रेक्टिफिकेशन कॉस्ट का, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि भाई कॉज क्या है इस डिफेक्ट का। क्या देखना है? कॉज ऑफ डिफेक्ट देखना है। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट कस्टमर स्पेसिफिकेशन बताया, तो अगर डिफेक्ट हमारा यहाँ पर या रिवर्क जो है वो नेसेसरी है, क्योंकि कस्टमर ने हाई टाइट टॉलरेंस बताई है कि भाई मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए पर्टिकुलर चीज में, तो यहाँ पर हम देखते हैं, या फिर स्पेसिफिक चेंजेस से रिलेटेड, तो कॉस्ट यहाँ पर एक डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द स्पेसिफिक ऑर्डर कंसीडर की जाएगी। एक ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जो डायरेक्ट कॉस्ट हमारी लग रही है, तो हम यहाँ पर इसको चार्ज भी डायरेक्टली करेंगे टू दैट स्पेसिफिक जॉब। ठीक है?
तो यहाँ पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जॉब जो है वो खुद में बहुत एक्सपेंसिव है और कस्टमर की यूनिक डिमांड्स को हमें यहाँ पर अब फुलफिल करना है। नॉर्मल डिफेक्ट्स अगर हमारे पास होते, एक तो कॉज ऑफ डिफेक्ट हमारा ये हो गया, एक होता मान लो नॉर्मल डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट अगर नॉर्मल पार्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस के, तो कॉस्ट हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में लग जाती है और इसको स्प्रेड कर देते हैं ओवर हमारा प्रोडक्शन। और अगर एबनॉर्मल डिफेक्ट है, जैसे कि काम हमने ठीक से नहीं किया, तो अगर डिफेक्ट यहाँ पर केयरलेसनेस या बैड वर्कमैनशिप की वजह से है, एग्जाम में ऐसे कीवर्ड्स ना एज इट इज आ जाएंगे, बैड वर्कमैनशिप, तो अगर बैड वर्कमैनशिप की वजह से है तो ये एक एबनॉर्मल लॉस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 10 लाख है, वर्क सर्टिफाइड आपका 6 लाख है, नॉशनल प्रॉफिट आपका 90,000 है, कैश रिसीव्ड 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट आपका अकाउंट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखना क्या होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास में स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना है। तो ये कैसे निकलेगा, वर्क आपका कितना सर्टिफाइड है अपॉन आपके पास में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है इनटू 100, राइट। तो हम क्या करेंगे, 600,000 अपॉन 10,100,000, 10 लाख के उससे, राइट। 6 लाख का हमारा वर्क सर्टिफाइड है और कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 10 लाख है, इनटू 100 कर देंगे तो ये हमारे पास 60% आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर 80% हमें कैश रिसीव हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट हमारा केवल 60% कंप्लीट हुआ है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना होगा कि हमारे पास में ये किसकी रेंज में आ रहा है, तो 50% से लेकर 90% की रेंज में आ रहा है, राइट। तो ऐसे में जो रूल होता है वो क्या होता है कि आप 2/3 अमाउंट जो है नॉशनल प्रॉफिट की वो क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैश रेशियो के साथ इसे एडजस्ट करना होता है, तो कितना कैश आपने रिसीव किया, वर्क कितना सर्टिफाइड हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट आपका कितना दे रखा है, 90,000 दे रखा है, तो 90,000 इनटू आपके पास कैश रिसीव्ड कितना है, 80% आपका यहाँ पर कैश आया है, तो यहाँ पर हम इसको 80% ही लिख सकते हैं, राइट। तो हमारे पास में आंसर इसका जो है क्या आ जाएगा, तो इसको आप यहाँ पर निकाल लेंगे, तो हमारे पास 48,000 जो है वो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ओके, समझ में आ गया। तो कैश रेशियो, नॉशनल प्रॉफिट, 2/3, इस तरीके से हमें इसे निकालना है। Materials you issued to a contract site for 500,000. Material costing 50,000 was stolen, right? Material costing 20,000 were transferred to another contract. तो अब ये पूछना है कि कितना अमाउंट हमें डेबिट करना होगा टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर मटेरियल्स। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमें क्या ध्यान में देना है कि सबसे पहले तो कितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज था 500,000 का, जिसमें से हमारे पास कितना सामान जो है चोरी हो गया 50,000 रुपए का, और कितना सामान हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया है, सामान जो हमने ट्रांसफर किया है वो 20,000 का करा है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस जो है वो निकाल लेना है, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब इसको एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि भाई मटेरियल जो हमने इशू किए हैं टू द साइट वो हमारे पास में कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो मटेरियल्स हमारे इशू किए गए वो एक इनपुट की तरह काम करते हैं, तो ये हमें यहाँ पर टोटल रिसोर्सेज हमने कितने सप्लाई किए वो भी दिखाते हैं, एक इनपुट की तरह काम करेगा रॉ मटेरियल, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर लॉसेस की, तो आइटम्स हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स में जो साइज था उसकी वैल्यू को कम कर देंगे, तो यहाँ पर एक एबनॉर्मल लॉस हुआ हमें, जिसमें से 50,000 रुपए हमारे चोरी हो गए सामान, और 20,000 रुपए का सामान जो था ये हमने दूसरी जॉब पर भेज दिया, तो ये भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से हट जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे लेकर चल रहे हैं, एक एसेट की तरह अगर लेकर चलोगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 5 लाख का हमारा क्रेडिट था, आइटम यहाँ पर डेबिट हुआ, और बाकी जो अमाउंट था वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। आ गया समझ में।
तो जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था वो डेबिट होगा हमारा विद फुल अमाउंट इशूड, और इसके बाद में हम जो थेफ्ट था उसको क्रेडिट कर देंगे और जो ट्रांसफर था उसको भी क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ पर जो नेट इफेक्ट है वो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन जो इनिशियल डेबिट बनेगा वो हमारा फुल इशू बनेगा। तो इन्होंने हमसे अगर नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पूछा होता, अगर इन्होंने यहाँ पर नेट कॉस्ट पूछा होता तो आंसर आपका 4,50,000 बन जाता। आ गया समझ में? तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देना इस पॉइंट को आप, कि अमाउंट जो डेबिट की जा रही है वो आपकी कितनी होगी, और इसके अलावा हमारे पास में इसका आंसर क्या आना चाहिए। नेक्स्ट जाते हैं, वर्क सर्टिफाइड रिप्रेजेंट्स। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन एक बार खुद से पॉज कर कर वीडियो पढ़ो, तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए आपका, द वैल्यू ऑफ वर्क अप्रूव्ड बाय द आर्किटेक्ट और सर्वेयर इंक्लूडेड अ प्रॉफिट। कैसे, यहाँ पर देखो, वर्क सर्टिफाइड हमारे पास यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर कितना हमारा काम जो है वो सही है। तो यहाँ पर जब कोई कंस्ट्रक्शन या फिर इंजीनियरिंग वर्क होता है उसमें वर्क को सर्टिफाइड किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन में हम यहाँ पर सेल्स वैल्यू देखते हैं, ठीक है, उस पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की जो कि कॉन्ट्रैक्टी के एक्सपर्ट ने यहाँ पर इंस्पेक्ट कर कर यहाँ पर हमारा अप्रूव कराई कि कंप्लीटेड है। और इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट भी इंक्लूड कर कर चलेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस जो भी बोलना है उस पर हमारा यहाँ पर वैल्यूएशन किया गया, तो एक पोर्शन हमारी प्रॉफिट का भी होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसको जो वैल्यू ऑफ वर्क अप्रूव किया गया है उसके साथ में लेकर चलोगे और प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जो कॉस्ट ऑफ वर्क डन है ये कैसा है, ये यहाँ पर एक्सपेंडिचर इनकर जो हुआ, आपका खर्चा जो हो गया। कैश रिसीव्ड यहाँ पर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी क्या होगा, तो ये आपका 80% 90% जैसा भी हमने किया था, जो कि आपका रिटेंशन मनी होता है, रिमेनिंग अमाउंट। और आपके पास में रिटेंशन मनी का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि यहाँ पर जब तक मैं काम को इंस्पेक्ट नहीं कर लूंगी तब तक पूरा पैसा नहीं दूंगी, और जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता तभी यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बीच में छोड़कर चले जाएं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं, एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इज मोस्ट बेनिफिशियल टू द कॉन्ट्रैक्टर। सो यू हैव टू टेल, a cost plus contract is most beneficial to the contractor when costs are falling, costs are stable, costs are fluctuating or rising and difficult to estimate, the project duration is very short, the profit margin is low। तो यहाँ पर आप बताओगे कि इसमें आंसर क्या होगा। तो अगर हमारे पास में कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर उनको सबसे ज्यादा फायदा कब हो रहा होगा, अपने आप से समझना कि अगर मेरे पास में यहाँ पर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पर आगे जाकर रॉ मटेरियल का या फिर लेबर का प्राइस बढ़ जाता है तो मुझे हमारा जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टी होगा वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देगा, राइट, यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे देगा। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये मेरे लिए बेनिफिशियल एज अ कॉन्ट्रैक्टर कब हो रहा है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है जब हमारे पास कॉस्ट अनस्टेबल है, फ्लक्चुएटिंग है और एस्टिमेशन ठीक से नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो क्यों फायदेमंद होगा ये, क्योंकि मार्केट प्राइसेस जो हैं वो हमारे यहाँ पर चेंज हो रहे हैं बार बार, जिसकी वजह से अगर एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है तो वो बहुत रिस्की हो जाता, और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में जो रिस्क है वो क्लाइंट के पास चला गया और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रिकवर कर लेगा जो भी एक्सपेंसेस उनके एक्स्ट्रा हुए हैं, रिगार्डलेस कि कितना प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई डिफिकल्ट है ये एस्टिमेट करने में, तो आप देखेंगे कि वाइल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर हमारे तब यूज होते हैं जब ड्यूरेशन या स्कोप हमारे पास डिफिकल्ट है, लेकिन जो स्पेसिफिक बेनिफिट होता है वो फाइनेंशियल सेफ्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट हमारे पास में एक ऑप्शन नहीं होता और डिफिकल्ट टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट होता तो वो हमारे लिए एक करेक्ट आंसर बन जाता, ठीक है। तो आप देख लेना, आपको एग्जाम में दोनों में से जो भी पॉइंट दे रखा हो उसको आपको करेक्ट करना है, दोनों होंगे तो दोनों को करेक्ट करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि प्रोसेस ए जो है उसमें इनपुट आपकी 1000 यूनिट्स थी 20 रुपए पर, नॉर्मल लॉस 10% का था, स्क्रैप वैल्यू 4 रुपीज पर यूनिट रही, और दूसरा एक्चुअल आउटपुट की अगर हम बात करें तो ये आपकी 880 यूनिट्स थी। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलना
इसमें आपकी बहुत सारी चीजें लगने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको निकालना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे निकालते हैं कि इनपुट हमारा कितना गया माइनस हमारा क्या नॉर्मल लॉस हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास में इनपुट कितना है वो देख लो, 1000 यूनिट्स हैं और नॉर्मल लॉस आपका 10% का है। तो इसको कैसे निकालोगे, 1000 माइनस 10% ऑफ 1000 आपका 100 हो गया, तो ये आपके पास 900 आ गया। अब यहाँ पर इसके बाद में आपको एबनॉर्मल लॉस निकालना होगा। तो एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स निकालने के लिए आपके पास में कितना दे रखा है इन्होंने, 880 यूनिट्स आपकी एक्चुअल बनी है, ठीक है। बननी कितनी चाहिए थी, 900, बनी कितनी, 880। कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ, 20 यूनिट्स का हुआ। अब कॉस्ट पर यूनिट आपको निकालना है। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए टोटल इनपुट कॉस्ट आपकी कितनी है माइनस स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर नॉर्मल लॉस की क्या होगी अपॉन एक्सपेक्टेड नॉर्मल आउटपुट यूनिट्स, ठीक है। तो टोटल इनपुट कॉस्ट आपकी कितनी है, 1000 इंटू 20, कितना हो गया, 20K हो गया। स्क्रैप वैल्यू आपकी कितनी है, 100 इंटू 4 है, तो ये आपके पास 400 आ गया, राइट। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालो, कैसे निकालोगे, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए 20,000 में से आपको माइनस करना है 400 को अपॉन यहाँ पर आपके पास में एक्सपेक्टेड नॉर्मल आउटपुट यूनिट्स कितनी है, तो ये आपके पास 900 थी, राइट। 880 आया था लेकिन एक्सपेक्टेड तो नॉर्मल आपका 900 था ना, तो यहाँ पर अब आपको इसको निकालना होगा। तो ये जो भी आंसर आपका आ रहा है अब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम वैल्यूएशन देखेंगे हमारे एबनॉर्मल लॉस की कितनी है। तो वैल्यू एबनॉर्मल लॉस की आपकी कितनी होगी, एबनॉर्मल लॉस यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट हमने कैसे निकाली है, ये हमारी आई है 19600 अपॉन 900 और हमारे पास एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है, 20 यूनिट्स का हुआ है, राइट। तो इसको हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकालना होगा, रेस्ट आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो 4 के अराउंड कुछ यहाँ पर आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब देखो नॉर्मल लॉस यूनिट्स, एक्सपेक्टेड आउटपुट, इसके बाद में एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स आपकी कितनी है, कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाला और वैल्यू निकाली एबनॉर्मल लॉस यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट से। तो एबनॉर्मल लॉस वैल्यू आपका कितना हुआ वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज एक बार ना रोक कर आप इसके सारे ऑप्शंस पढ़ लेना क्योंकि बोलने में बहुत टाइम लग जाता है। इन प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वेटेड एवरेज मेथड इंक्लूड्स। तो अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग में वेटेड एवरेज मेथड जो होता है वो यहाँ पर हमारे पास में कितनी यूनिट्स आपकी वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग में आ रही हैं, ओपनिंग WIP से, और कितनी आपके पास में न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं करेंट पीरियड में, उसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता, ये इनको साथ में लेकर चलता है। तो ये अज्यूम करता है कि जितनी भी यूनिट्स हमारी फिनिश की गई हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है, वो हमारी सेम एवरेज कॉस्ट पर होगी। तो अब हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला रहता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, ठीक है। इसको प्लीज अपने पेन पेपर के साथ लेके बैठना, प्लस यहाँ पर आपके पास में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इनटू आपका यहाँ पर परसेंटेज कंप्लीशन। तो इस तरीके से एक बार अच्छे से साफ साफ ही लिख देती हूँ, गंदा गंदा सा लग रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना है। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने के लिए टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स इनटू परसेंटेज कंप्लीशन, ओके। तो ये हमें यहाँ पर इसका सम निकालना होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये मेथड आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनना चाहिए आपका, यूनिट्स कंप्लीटेड प्लस इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग WIP। तो अब अगर हम इसको फीफो मेथड से देखें तो फीफो मेथड में हम क्या करते हैं, फीफो मेथड में जो ओपनिंग WIP होती है उसको हम सेपरेट कर देते हैं, केवल जो रिमेनिंग वर्क डन बचा है करेंट पीरियड में वो हमारे पास में ओपनिंग WIP में कैलकुलेट होगा।
कि मेरे पास अभी कितना काम बचा है कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। देन यूनिट्स कंप्लीटेड कितनी है, उनको हम यहाँ पर हमारे ओपी डब्ल्यूआईपी कंप्लीटेड और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड के बीच में ले जाते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने के बाद में कॉस्ट एलोकेशन करनी है तो केवल करेंट पीरियड कॉस्ट को हम लेकर जाते हैं। तो सेपरेट करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और करंट प्रोडक्शन को। वेटेड एवरेज मेथड्स में हमें कुछ इस तरीके से निकालना है जो मैंने आपको समझा दिया। इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकालनी है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इनटू परसेंटेज कंप्लीशन, पूरा मेथड याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट कॉस्ट दे रखी है 100,000, प्रोडक्ट ए 1000 यूनिट्स बनी है, प्रोडक्ट बी की 500 यूनिट्स, प्रोडक्ट ए बेचा गया 50 रुपए में, प्रोडक्ट बी यहाँ पर 500 यूनिट 2000 रुपए की बेची गई है। तो अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड यहाँ पर यूज कर इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, अलोकेटेड कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट बी। तो रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, जो ज्वाइंट कॉस्ट हमारी है उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस में टोटल सेल्स वैल्यू जो है ईच प्रोडक्ट की, उसके स्प्लिट ऑफ पॉइंट से यहाँ पर निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है। प्रोडक्ट ए में 1000 यूनिट्स बनी, प्रोडक्ट बी की आपकी 500 यूनिट्स बनी। प्रोडक्ट ए जो बेचा गया वो 50 रुपीज पर यूनिट, प्रोडक्ट बी 200 रुपीज पर यूनिट। सिंपल। अब कंबाइन कर दो टोटल सेल्स को, कंबाइन करने पर ये 50,000 बनकर आएगा, ये आपका यहाँ पर कितना बनकर आएगा, सॉरी ये 50,000, ये आपका 1 लाख बनकर आएगा। तो हमने यहाँ पर इनको ऐड करा, ये आ गया आपका 1,50,000 आ गया। अब क्या करोगे, टोटल सेल्स निकालने के बाद में रेशियो निकालना है आपको बी के लिए। तो बी का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, सेल्स वैल्यू बी की कितनी है अपॉन टोटल सेल्स वैल्यू। तो रेशियो बी हमारे पास कैसे आएगा, 100,000 अपॉन 1,50,000। तो ये हमारे पास 2/3 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारी कॉस्ट अलोकेट करेंगे बी के पास में। तो अलोकेटेड कॉस्ट कितनी होगी, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आपकी कितनी है, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, ये आएगी आपकी 1 लाख इंटू रेशियो भी आपका कितना है 2/3 है, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेंगे, तो ये आपके पास में 33 कुछ कर आएगा, तो मतलब 66, 66, 67, राइट। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो 66,667 ये आपका आंसर बन जाएगा। एक मैंने 6 ज्यादा लिख दिया। आगे समझ में किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सेल्स वैल्यू ए की, सेल्स वैल्यू बी की, इनका रेशियो निकाला। रेशियो निकालने के बाद में हमारे पास में यहाँ पर रेशियो कैसे निकलेगा, सेल्स वैल्यू ऑफ बी अपॉन टोटल सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू बी की 1 लाख कुछ थी और हमारे पास में यहाँ पर टोटल सेल्स वैल्यू 1 + 2 3 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। जब एक प्रोसेस प्रोड्यूस करेगा एक बाई प्रोडक्ट को यहाँ पर ऑफ लो वैल्यू, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो यूजुअली हमारा कैसा रहता है, ये हमसे पूछा गया है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि जब प्रोसेस कॉस्टिंग होती है तो ट्रीटमेंट यहाँ पर एक सेकेंडरी प्रोडक्ट मैनेज डिपेंड करेगा हैवीली ऑन इट्स रिलेटिव वैल्यू। तो अगर लो वैल्यू है, ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट, और जब हमारे पास में कोई बाई प्रोडक्ट की नेग्लिजिबल वैल्यू होती है या लो वैल्यू होती है, तो हमारे पास में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें कोई भी एलोकेशन नहीं करेंगे ज्वाइंट कॉस्ट की। इंस्टेड जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, सेल्स प्राइस माइनस कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस लगे, वो हमारे पास में प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। एक और बार समझाती हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास में लो वैल्यू है या हाई वैल्यू है। अगर लो वैल्यू है तो यहाँ पर मतलब कि बाई प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो मेन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, उसको हमारे प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक। अगर हाई वैल्यू है, अगर हमारा जो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू काफी सिग्निफिकेंट है, तो इसको हम एक ज्वाइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेंगे और जो ज्वाइंट कॉस्ट होती हैं उनको हमें स्प्लिट करना होता है यूजिंग मेथड जैसे कि सेल्स वैल्यू या फिर फिजिकल यूनिट्स। आगे समझ में। तो अब यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, क्रेडिट सेल्स वैल्यू टू द प्रोसेस अकाउंट। अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर वैल्यू हमारी एक्सट्रीमली इमटेरियल है
तो जो सेल प्रोसीड्स होती हैं माइट भी हमें उनको क्या करना पड़ रहा है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिसलेनियस इनकम की तरह दिखाना पड़ रहा है। तो जो मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट डेफिनेशन है वो आपका अनटच्ड रहेगा। ये मान लो बिल्कुल ही यहाँ पर नेग्लिजिबल है, बहुत ही एकदम ये मटेरियल कॉस्ट आ गई, 10 रुपए कमा लिए हमने 10 करोड़ लगाकर, तो ये मटेरियल है ना। तो यहाँ पर 10 रुपए नहीं लेकिन 10,000 रुपए ले लो, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, इमटेरियल हो गया, मिसलेनियस इनकम में उसे ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स हमारे एलिमिनेट होने चाहिए, क्यों? यहाँ पर दे इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी, दे डिस्टॉर्ट द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स रिमेन इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सब्सिक्वेंट प्रोसेस, ये इलीगल है, या प्रिवेंट करेंगे कैलकुलेटिंग द करेंट ट्रांसफर प्राइस। तो बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो होता है इसमें हम आउटपुट को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर ट्रांसफर करते हैं, और जब हम इसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम अपना कुछ प्रॉफिट भी ऐड कर लेते हैं। देखो, इस प्रोसेसिंग में कुछ कॉस्ट लगी और उसमें एक प्रॉफिट हमने ऐड कर तब यहाँ पर इसका इनपुट की तरह इसे ट्रीट करा। अब क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक प्रोसेस एक यहाँ पर आपके लिए प्रॉफिट सेंटर अलग से बन गया, लेकिन जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है तब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मान लो हमारे पास दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। तो प्रोसेस बी में हमें गुड्स मिले इस प्रोसेस से जो कि इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर थे, लेकिन यहाँ पर इनकी जो कुछ गुड्स थी वो क्लोजिंग स्टॉक के एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास रुक गई। तो स्टॉक हमारे पास में जो एक्चुअल कॉस्ट लगी कंपनी के पास उससे हायर रहा, यहाँ पर कुछ प्रोसेस नहीं हो पाया, हमने यहाँ से ले तो लिया, तो अब जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर रहेगा, हायर प्राइसेस पर रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब एक कंपनी एक प्रॉफिट नहीं बना पाती है बाय ट्रेडिंग इटसेल्फ, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को आप केवल तभी रियलाइज करोगे जब गुड्स हमारी एक्सटर्नल कस्टमर, जो फाइनल कंज्यूमर हमारा रहेगा, कस्टमर एक्सटर्नल बंदा होगा, कंपनी का पार्ट नहीं होगा, उसको हम बेच देते हैं। तो बैलेंस शीट हमारी एक्यूरेट हो इसलिए स्टॉक को हम एक्चुअल कॉस्ट पर लेकर चलते हैं और एक प्रोविजन बना देते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है, ताकि जो इंटरनल प्रॉफिट्स हम यहाँ पर ऐड कर चल रहे थे उसको एलिमिनेट कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a characteristic of process costing? तो यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग में इनकी कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी? तो continuous flow of production, products are homogeneous, costs are accumulated by department of process, costs are computed for each individual unit separately, output of one process becomes input of another। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग में यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम हर एक कॉस्ट को ट्रेस कर पाए टू अ सिंगल स्पेसिफिक यूनिट, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स हमारी बन रही हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है या जो पूरा डिपार्टमेंट है उसको एक्यूमुलेट करेंगे और जो टोटल यूनिट्स हमारी प्रोड्यूस हुई हैं उसके साथ में यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाएगी। समझ में आ गया। तो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं प्रोसेस कॉस्टिंग की, कॉन्टिन्यूस फ्लो हो रहा है प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट्स हमारे पास होमोजेनियस बनते हैं जैसे कि हमने सीमेंट देखा, शुगर इंडस्ट्री देखी। इसके अलावा जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रही हैं। पर कॉस्ट जो होती हैं वो हम कैसे करते हैं, सब्सिक्वेंशियली लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सिक्वेंशियल फ्लो हमारे पास में बन रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का, तो डी जो है वो आपकी यहाँ पर आंसर बन जाएगी, इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक ट्रक ने एक लोड लेकर चला 10 टन का स्टेशन ए से स्टेशन बी के पास और लोड लेकर आया वापस 6 टन का। कमर्शियल टन किलोमीटर आपको कैलकुलेट करना होगा। तो बताओ कैसे करोगे। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में हमारे पास दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कमर्शियल टन किलोमीटर का, तो सबसे पहले क्या करना है, एवरेज लोड हमारे पास कितना कैरी किया है हमने ओवर द टोटल डिस्टेंस। तो 100 किलोमीटर हमारा आउटवर्ड गया, 100 किलोमीटर हम वापस आए, राइट। तो 200 किलोमीटर हम चले और जो एवरेज लोड था पहले 10 था फिर 6 टन था, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 8 टन हो गया। तो एवरेज लोड को आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपके टोटल डिस्टेंस के साथ में, तो ये क्या आ जाएगा 1600 टन किलोमीटर आ जाएगा। आगे समझ में।
तो ए आपका आंसर बनेगा। अच्छा, एक और टर्म होती है, मैंने आपको फेज 1 के टाइम पर भी पढ़ाई थी, एब्सोल्यूट टन, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आउटवर्ड देखेंगे 10 टन्स इंटू 100 किलोमीटर, तो ये बन गया 1000 टन किलोमीटर, राइट। फिर रिटर्न में हमारे पास कितना बनेगा, रिटर्न में हमारे पास 6 टन इंटू 100 किलोमीटर है, तो ये 1600 बन गया, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो यहाँ तो सेम आ रहा है, जरूरी नहीं है एब्सोल्यूट और आपका एक्चुअल जो होगा, ठीक है, यहाँ पर वो दोनों सही आए, सेम आए, ऐसा कमर्शियल वाला दोनों सेम आए ऐसा जरूरी नहीं होता है, केवल इस वाले केस में ये सेम है, ठीक है। किसी किसी केस में सेम हो सकते हैं, अदरवाइज ज्यादातर आपका जो फॉर्मूला है वो डिफर करता है। होटल कॉस्टिंग में कॉस्ट हमारी प्राइमरली हमारी क्लासिफाई की जाती हैं बेस्ड ऑन बिहेवियर एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रोडक्शन एंड सेलिंग, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, स्टैंडिंग चार्जेस एंड रनिंग चार्जेस। तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा। मैं बहुत जल्दी पढ़ लेती हूँ, आप थोड़ा यहाँ पर पॉज करके अपने आप रीड कर क्वेश्चन सॉल्व करना, एग्जाम आपको देना है, मेरी तो यहाँ पर हो चुकी लाइफ सेट, ठीक है, आपको ही पेपर देना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, होटल कॉस्टिंग जो होती है वो आपके लिए एक सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की तरह लेकर चलोगे, जहाँ पर जो कॉस्ट है वो पर रूम डे है ना, ऐसे तो निकालते हैं, या तो बेड डे बोल देते हैं उसको। तो यहाँ पर अगर हमें इसे एक्यूरेटली यहाँ पर क्लासिफाई करना है तो कॉस्ट को क्या करेंगे, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग लेकर जाएंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर जो कि आपके जब रूम्स ऑक्यूपाई किए या नहीं किए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्टाफ की सैलरी तो देनी पड़ेगी, रिसेप्शन, सिक्योरिटी, बिल्डिंग आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू लगेगी, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, इंटीरियर डेकोरेशन, लाइसेंस, जनरल लाइटनिंग। और वेरिएबल कॉस्ट आपके पास में यहाँ पर क्या है कि जैसे कि कितने गेस्ट ने ऑक्यूपाई करा रूम्स को, तो लॉन्ड्री सर्विसेज हो सकती हैं, गेस्ट रूम सप्लाईज जैसे सोप, शैम्पू, ये सब मिल जाते हैं, अटेंडेंट के वेजेस हो सकते हैं, ठीक है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी यहाँ पर कंज्यूम हो रही है, तो वो सारी चीजें आपकी आ जाती है। तो होटल कॉस्ट में हम क्या लेकर चलते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल में इसको लेकर चलते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस क्यों नहीं लेकर जाएंगे, तो अब आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछो, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमसे प्राइमरली क्लासिफाइड पूछा गया है, ठीक है, अदरवाइज अगर हमसे पूछा जाता एक ही तरीके का, यहाँ पर मान लो ये दोनों ऑप्शन चूज कर सकती थी, तो मैं स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस को भी करेक्ट मान लेती, ये आपकी वर्चुअली आइडेंटिकल है, जैसे कि फिक्स्ड और बिहेवियर आपकी वेरिएबल है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में हम इनको ज्यादा यूज करते हैं, जहां पर स्टैंडिंग चार्जेस आपका मतलब है कि व्हीकल खड़ा है, काम नहीं आ रहा, खड़ा हुआ है, और रनिंग जब हम इसको यूज कर रहे हैं, समझ में आ गया। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग में या डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग में लेकर चलते हो, ना कि यहाँ पर, आगे समझ में। चलो, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट इज पर स्टूडेंट, पर क्लास, पर स्टूडेंट ईयर, पर बैच और पर सब्जेक्ट। तो बताओ यहाँ पर आपके पास क्या आंसर होना चाहिए। देखो, सर्विस कॉस्टिंग में जो कॉस्ट यूनिट होती है वो आपकी क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड और ड्यूरेशन दोनों की बात करती है, तो कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट हम निकाल कर चलते हैं। अब यहाँ पर हमें किसी भी जैसे मान लो आपके पास कोई ट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट लगती है जैसे सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, लाइब्रेरी हो गई, तो या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, तो अगर हम एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये हमारी कुछ कॉस्ट है जो कि एक ओवर स्पेसिफिक पीरियड लगेंगी, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट अगर लेकर चलते हैं तो टाइम फैक्टर हमारा हट जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट तो फीस आपको साल की, 6 महीने की, 3 महीने की ऐसी पे करते हैं। तो एजुकेशन में आप स्टूडेंट ईयर लेकर चलते हो, हॉस्पिटल में पेशेंट डे या बेड डे, ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर जो भी लोड आपको लेकर जा रहे हो या पैसेंजर व्हीकल है आपका। इसके अलावा होटल में आप रूम डे और पावर और इलेक्ट्रिसिटी में आप किलो वाटर पावर के हिसाब से जाते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फ्लीट इज, यहाँ पर अगर आपने कोई ट्रक खरीदा और ट्रक खरीदकर अब आपने यहाँ पर जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट पे करोगे, तो अब ये पूछ रहे हैं कि वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आप किस तरह से यहाँ पर क्लासिफाई करोगे। तो अब आपको ये पता है कि हमारे पास एक स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, एक रनिंग चार्जेस होते हैं,
रनिंग चार्जेस जब हमारा व्हीकल जा रहा होगा तो पेट्रोल वेट्रोल यूज हो गया। स्टैंडिंग चार्जेस की वो खड़ा है, अब यहाँ पर यूज करो या मत करो, तो ये हमारे पास में इंटरेस्ट तो हमें ऐसे ही पे करना पड़ेगा ना। हमने खरीद लिया ट्रक तो हमें इंटरेस्ट तो पे करना ही है, तो इसीलिए स्टैंडिंग चार्जेस के अंडर ये आ जाएगा। आगे समझ में? चलो आज के लिए बस इतना ही है। अगर कोई भी डाउट आता है तो वो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बाकी यहाँ पर हमने सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ मुझे, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड होता है उसमें जो जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं या जॉइंट कॉस्ट होती हैं उनको हम किस तरीके से अलोकेट कर रहे होते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू जॉइंट कॉस्ट या जॉइंट प्रोडक्ट में कैसे आपको अलोकेट करनी है? तो यहाँ पर जब वो फाइनल सेल्स होती है माइनस आपकी जो फर्दर प्रोसेस कॉस्टिंग होगी, तो हम क्या करते हैं, जब जॉइंट प्रोडक्ट्स हमारे इमीडिएटली हम नहीं बेच पा रहे हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर और फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ताकि उनको मार्केटेबल बना पाए। तो यहाँ पर क्योंकि कोई मार्केट प्राइस नहीं होता है, हम एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेकर चलेंगे जो कि फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेस कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेट की जाती है। आगे समझ में? चलो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।